अब आता हूं मैस्लोज हायरार्की नीड थ्योरी पे, क्योंकि ये समझाना तुम्हें कंपैरेटिवली आसान है। अभी जब तुम 12th में हो, आगे तुम कुछ ग्रेटर अचीव करोगे, कॉलेज में जाओगे, एंड देन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग, तुम्हारी देखना नीड्स कैसी होंगी। शुरुआत में जब तुम किसी मेट्रो सिटी में सेटल होने की कोशिश करोगे, कुछ नया चालू करने की कोशिश करोगे, तुम्हारी सबसे पहली नीड होगी फिजियोलॉजिकल नीड। नाउ फिजियोलॉजिकल नीड सिंपली कहती है रोटी, कपड़ा और मकान। इतना मिल जाए, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, इतना पैसा मैं कमा लूं कि अपना खर्चा मैं खुद निकाल लूं। अब मुझे मेरे माँ बाप से पैसा ना लेना पड़े, बल्कि ऐसा हो कि थोड़ा बहुत सरप्लस बचा के घर पे देना चालू कर दूं। दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। तो पहली क्या बोलती है? बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, शेल्टर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की मॉनेटरी इंसेंटिव चाहिए मुझे। उसके बाद आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सोचो, हम मनी को कितना प्रायोरिटी में रखते हैं, हम बेसिक नीड्स को कितना प्रायोरिटी में रखते हैं कि उसके बाद आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इसमें क्या बोला जाता है? हमारी फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, मतलब हमें भैया इलनेस, एक्सीडेंट या फायर वगैरह में हमारे साथ अगर कुछ हो जाए, कोई इंसिडेंस हो जाए, तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए। फिर हमारा होता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एक तो हो गया हमारा पर्सनल। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब इन केस ऑफ एनी इंसिडेंस, जहां पे हमारी जान माल को नुकसान हो, वहां पे हमारे पास किसी तरह की सेफ्टी है। एंड इसलिए कंपनीज इंश्योरेंस आपको देती है अगर आप कंपनी के साथ काम करते हो, तो कहीं पे भी आप जॉब करते हो तो। फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी में क्या आता है? एटलीस्ट आपके पास इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इतनी सेफ्टी होनी चाहिए कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एट द सेम टाइम आपकी जॉब सिक्योरिटी है। ये चीज भी, जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। कृपया करके ये दोनों पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ योर 12th बोर्ड और एनी टेस्ट दैट यू आर गिविंग फॉर विच यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तुम्हारे लिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फिजिकल नीड सेज भाई मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड सेज कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं आगे किराया वगैरह भर सकूं, अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकूं, प्लस जहां मैं जॉब कर रहा हूं वहां मेरी जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी है। ऐसा ना हो कि मेरे को कल जॉब से निकाल दिया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये भी कहीं ना कहीं मॉनेटरी इंसेंटिव के आसपास ही हवर करता है। बहुत कैसे बोलूं यार, बड़ा आसान होता है तुम अपनी लाइफ की ग्रोथ जैसे जैसे समझते हो। शुरुआत में जब तुम्हारी जॉब लगेगी, यू विल बी वेरी एक्साइटेड अबाउट गेटिंग अ जॉब, शिफ्टिंग टू अ वेरी न्यू सिटी, एंड देन गेटिंग दैट सिक्योरिटी कि मेरा जॉब कम से कम 2-3 साल के लिए तो डन है, उसके बाद फिर मैं भले ही स्विच कर लूंगा। देन कम्स जिस ऑफिस में तुम जॉब करने लगते हो, जिस जगह पे तुम काम करने लगते हो, यू गेट फुलफिल्ड विद दीज नीड्स ऑफ सोशल नीड, एफिलिएशन नीड, बिलोंगिंग नीड। फ्रेंडशिप होना चालू हो जाएगी, कंपेनियनशिप, अफेक्शन, प्यार मोहब्बत, सब तुम्हें देखने को मिलेगा। एक अलग ही वाइब रहेगी वहां काम करने की, एक अलग ही सीन रहेगा। मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अपनी लाइफ के 7 साल जॉब की है एंड आई नो दिस फैक्ट फॉर श्योर कि तुम एक तरह से उसमें ढल जाओगे, तुम्हें मजा आने लगेगा उस चीज को करने में। बट फिर एकदम से दिमाग क्लिक करेगा। अगर वाकई में लाइफ में तुम कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो ना, एकदम से दिमाग हिट होगा, दिस इज नॉट द राइट प्लेस वेयर आई वॉन्ट टू बी। मुझे इससे ऊपर जाना है, अब मुझे इससे कुछ बड़ा करना है। यू हैव अचीव्ड 3 बेसिक नीड्स। पहला हो गया फिजियोलॉजिकल, दूसरा हो गया सिक्योरिटी, तीसरा हो गया तुम्हारी सोशल नीड्स। ये तीनों तुम अचीव कर चुके हो। अगर तुम्हारे अंदर और वो भूख है, वो आग है, दैट यू वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, वहां फिर तुम्हारा आइसोलेशन चालू होगा, अकेलापन चालू होगा। एग्जाम्पल्स लिए मैंने तुम्हें बताया ना, एक लीडर का एग्जाम्पल लेके बताया कि वो खुद बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहेगा, टेंशन में रहेगा, एंड मैं शक्ल देख के पहचान सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चल रहा है। टोटो वुल्फ की मैं बात कर रहा हूं, एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो सबसे वो जाके बात नहीं कर सकता। दिस इज द वे यू स्टार्ट बिकमिंग अ लीडर। तुम लीडर बनते ही ऐसे हो, व्हेन यू आइसोलेट योरसेल्फ, व्हेन यू फोकस जस्ट ऑन योरसेल्फ एंड ऑन योर ओन डेवलपमेंट, एंड देन कम्स एस्टीम नीड्स। वो चीज लेके आती है तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर योर वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ योर फ्रेंडशिप, नॉट बिकॉज ऑफ योर जॉब सिक्योरिटी, और नॉट बिकॉज द मनी यू आर अर्निंग। वो काई के लिए एस्टीम नीड, यानी जो तुम्हारी एस्टीम नीड है वो कैसे फुलफिल होती है, वो क्यों तुम्हें जानते हैं? बिकॉज यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ। एंड वो सक्सेस कब आती है? जब तुम खुद को आइसोलेट कर लेते हो। टॉक अबाउट एनी बिग एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड, किसी की भी बात कर लो, तुम्हें हमेशा पता चलेगा कि वो वर्ल्ड से कितने कट ऑफ है। वो कभी भी वो पब्लिक फिगर नहीं बनना चाहते, बिकॉज दे नो कि उनका पूरा फोकस कहां पे है, टू अर्न दैट रिस्पेक्ट, टू अर्न दैट रिकॉग्निशन इन द मार्केट, जहां लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, बिकॉज दे आर द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ ऑल टाइम, मोस्ट कॉमन इन हायर लेवल एम्प्लॉयज। पकड़े तुम मेरी बात को? नहीं पकड़े? ये एस्टीम नीड्स किसके अंदर आती है? जो हायर लेवल एम्प्लॉय है। तुम 10 से 5 की नौकरी करने वाले हो, कभी तुम्हारे अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी।
ये उसके अंदर आती है जो 5 बजे के बाद, शाम के 5 बजे के बाद तो काम चालू करता है अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, उस प्रोग्रेस के ऊपर जहां उसे लीडर बनना है, जहां उसे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है। एंड फिर से इसलिए बोलूंगा कि टोटो वुल्फ इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू। अगर तुम्हें ये चीज समझनी है तो सिर्फ उनकी केस स्टडी समझ लो, टोटो वुल्फ की केस स्टडी समझ लो, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आना चालू होगा हाउ लीडर्स थिंक, हाउ लीडर वर्क। एलॉन मस्क पसंद है, जेफ बीजोस पसंद है, फेसबुक के कौन है अपने भाई साहब, मार्क जकरबर्ग है, तो जेफ बीजोस है ना बेटा, तुम्हारे अलग ही फैन फॉलोइंग है ना। अच्छा रहा तुमने अपने डैन बिल्जेरियन नहीं बोल दिए, है ना। तो यू हैव दैट परसेप्शन इन लाइफ कि तुम्हें किसको फॉलो करना है। अगर उनको फॉलो करे, उनकी बायोग्राफी देखना चालू करो, तुम्हें पता चलेगा हाउ लीडर्स थिंक। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होता है, मैंने बोला था, थिंक लाइक अ लीडर, थिंक बिग इन लाइफ। एंड तुम्हारे लिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा मैटर करने लगेंगे। तुम्हारे लिए वो रिकॉग्निशन, वो इंस्पिरेशन बनना बहुत मैटर करने लगेगा एक्चुअल में। एंड रही बात तुम्हारी अर्निंग करने की, सो वो तुम्हारे लिए इतनी छोटी सी बात रह जाएगी, बिकॉज यू विल बी अर्निंग सो गुड इन लाइफ, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड फॉर योर वर्क, कि तुम्हारे काम की इतनी वैल्यू हो जाएगी। एनी पर्सन, एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी विलिंग टू पे यू एनीथिंग जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी सक्सेस को इनकैश कराना चाहते हैं। सो ये एस्टीम नीड होती है। एंड लास्टली कम्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी वो होता है कि मैं अपने आप को रियलाइज कर रहा हूं कि मैं क्या हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस, मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूं। यहां तक आते आते बीइंग अ लीडर यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ, यू हैव डन एवरीथिंग इन लाइफ, लाइक वॉट एवर योर टारगेट्स वर, तुम जानते हो कि तुमने उसे मैक्सिमम लेवल पे अचीव कर लिया है। यहां पे आके आप खुद को समझना चालू करते हो कि नाउ व्हाट इज माई पर्पस, रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। तुम ऑलरेडी एम अचीव कर चुके हो। नाउ इसके अंदर इंक्लूड होता है जो भी एम अचीव किया है, ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ लाइफ गोल्स। यहां पे तुम लीडर्स को बात करते हुए सुनोगे, जैसे जेफ बीजोस का स्टेटमेंट था कि मैंने जो अपनी कंपनीज में पैसा लगाया, अब मैं उससे निकाल कर स्पेस प्रोग्राम्स में पैसा लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो अमेज़न में वो जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो चुका है। अब उनको कुछ नया करना है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में पैसा लगा रहे हैं, वो उसमें लगा रहे हैं। चलो मैं तुम्हें यहां तक अगर स्टोरी टेलिंग में ले आया हूं, मैं मीम बनूंगा सीरीज के अंदर। तुम अल्टीमेटली मुझसे पूछोगे फाइनली जो ये टॉपिक है मोटिवेशन की बात, चलो बाबू जी बताई दो लीडरशिप होती क्या है। तो भाई आराम से सुनो, अगर तुम्हें लीडर बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लिविंग लाइफ मोर देन मनी अगर तुम्हें करना है तो सुनो यार। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। बहुत ध्यान से सुनना, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, तुम्हारे अंदर वो पावर है कि तुम बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सको। आज अगर तुम अपने पापा की सुनते हो या पापा की बात मानते हो या मम्मी की बात मानते हो, पैसे के कारण नहीं करते हो, बिकॉज यू रिस्पेक्ट देम इसलिए करते हो। एंड लीडर की वही क्वालिटी होती है, अगेन आई एम सेइंग बियॉन्ड मनी, इट इज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कि तुमने इन्फ्लुएंस किया बिहेवियर को लोगों के, जहां पे भी तुम काम कर रहे हो, मैं वहीं की बात कर रहा हूं, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल, जो भी स्पेसिफिक गोल अचीव करना है उसको लेके। अगर मैं बहुत हिंदी में बोलूं ना, बीइंग अ लीडर यू हैव टू ट्रांसफॉर्म एवरी सिंगल एफर्ट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल इन सच अ मैनर कि हर बंदे की जिंदगी का वही गोल बन जाए। उससे तुम बात करके देख लो, तुम्हारे अंदर अलग ही जोश जग जाएगा, भाई मुझे भी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है, मुझे भी ऐसा पार्ट बनना है जहां मेरी उस लेवल पे वैल्यू है, जहां मेरा लीडर मुझसे बोलता है तेरे बिना काम नहीं होगा भाई, तू बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तुझे वो काम करके देना है। थिंकिंग बिग अबाउट एवरीथिंग, दैट इज व्हाट लीडरशिप इज। मेकिंग एम्प्लॉइज थिंक अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट दे आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज हाउ यू आर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। महीने के एंड में सैलरी क्रेडिट करने से तुम उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, बल्कि तुमने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना लिया है। दैट इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज, कि हर एक बंदा जो एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला 1 में टायर चेंज करने को लेकर तक ट्रेनिंग दी जाती है, घंटों घंटों की ट्रेनिंग, महीनों महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है। बिकॉज अगर एक छोटी सी भी गलती होती है, इवन टायर चेंज जैसी गलती, वो अगले दिन अखबार की सबसे बड़ी हेडलाइन होती है। सिर्फ क्यों? बिकॉज दे हैव टू अचीव अ वेरी बिग टारगेट एंड दैट इज द रीजन एवरीथिंग इज ऑन द लाइन। उन्हें हर चीज उनके सामने दिख रही, कैमरास लगे हुए हैं, हर कोई नोटिस कर सकता है। एंड अ सिंगल रॉन्ग स्ट्रैटेजी कैन लीड टू फेलियर। दिस इज द स्ट्रेस दैट यू गेट। भाई ये सनक होती है, ये स्ट्रेस होता है जो तुम्हें टॉप लेवल एम्प्लॉयज में देखने को मिलता है, और अगर तुम कभी उसका पार्ट बने तुम्हें भी वो देखने को मिलेगा। एंड वहां पे वो लीडर ने किया क्या है, इन सबको ये महसूस करा दिया है कि अगर तुमने एक ने भी गलती की, बेटा कल अखबार की हेडलाइन तुम बनवा दोगे।
एक बार फीचर्स को और देख लेते हैं। पहला कहता है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ये एक एबिलिटी की तरह है व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, कि तुम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सेकंड कम्स ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, जो सामने वाला सोचता है उसके पूरे बिहेवियर में चेंज लेके आ जाना, बिकॉज एवरीवन कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सबके गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, सबकी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, उनके बिहेवियर को कॉमन ग्राउंड्स पे लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन कम्स अचीविंग कॉमन गोल्स। अगेन why you are integrating the behavior of each and every employee, because ultimately you want to achieve a common goal. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप एज वेल। ये एक ऐसी चीज नहीं है जो आज कर रहे हो कल नहीं करोगे, आपको कंटिन्यूसली करना है, तभी आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है। शोज इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स, और ये एक ऐसा रिलेशन बताता है, ये एक ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश कर देता है जहां पे समझ में नहीं आता कि वो सामने वाले इंसान में ऐसा है क्या जो ये सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, और ये कैसे ही सीईओ बन गया, कैसे ही मैनेजर बन गया जो आज इसको सब फॉलो कर रहे हैं। एंड बाद में जब वो टीम काम करती है एंड उसका सक्सेस रेट निकल के आता है कि कितनी सक्सेसफुल है वो टीम, तब समझ में आता है यार कुछ तो बहुत बड़ा कर ही रहा होगा। अब होता क्या है पता है, जनरली जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप होती है, किसी में किसी को अच्छा बताया गया है, किसी में किसी को बुरा बताया गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो हर एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप के साथ हूं, बिकॉज हर मैंने भी पहले गलत पढ़ाया है, मैं मना नहीं करूंगा, इवन मैं भी इस चीज का शिकार था, बट जब मैंने ये पूरा रिफ्रेश किया सीरीज को, मैं मीम बनूंगा सीरीज को, तब दिमाग में खटका कि नहीं यार ऐसा नहीं होता। हर जगह एक अलग स्टाइल ऑफ लीडरशिप अपनाई जाती है, इवन सिचुएशन बाय सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल्स चेंज भी होती है। तो कहीं कहीं पे यू नो दैट ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप और अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज मैंडेटरी। द सिंपल रीजन बीइंग बिकॉज यू हैव टू जनरेट द रिजल्ट्स जहां पे स्टेक्स बहुत हाई है एंड आप जरा सा भी मार्जिन अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एक एवरेज लेवल पे आपकी गलतियां शायद माफ की जा सकती हैं, लेकिन जहां पे अगेन मैं बोलूंगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हों, वहां पे आपकी एक गलती इतनी खतरनाक हो सकती है कि आपको जॉब से भी निकाल दिया जाए। इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट्स भी हैं, इतने कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस भी हैं, इतनी कॉम्पिटिटिव जॉब्स भी हैं, जहां हर दूसरा डिसीजन ये फैक्टर इन करता है कि आप कल जॉब पे रहोगे या नहीं रहोगे। एवरी सिंगल डे यू हैव टू प्रूव योर वर्थ, एंड वहां पे होती है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। एंड दे आर नॉट जस्ट फायरिंग यू बिकॉज यू हैव नॉट परफॉर्म वेल, दे आर फायरिंग यू बिकॉज तुम्हारी एक गलती उनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करा सकती है। एंड दैट इज व्हाट अथॉरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज, जहां पे जरूरत होती है उसकी। सो इट इज अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये LEA है ना, इट इज अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर वन पर्सन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, उसका पूरा कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइजेस पावर इन हिमसेल्फ एंड टेक्स ऑल डिसीजंस, उसके पास सारे डिसीजंस लेने की पावर होती है, डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, और वो अपनी अथॉरिटी के साथ जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। अभी तक तुम्हारे साथ क्या था कि तुमने बहुत सेपरेट एग्जांपल सुने थे, बट इस सीरीज के साथ you have heard a totally different perspective of maybe business or maybe management, जहां पे तुमने ये समझा कि कहीं पे स्टेक्स बहुत हाई हो सकते हैं एंड कहीं पे स्टेक्स बहुत एवरेज हो सकते हैं। लाइक इवन इफ यू आर डूइंग रॉन्ग दैट्स ओके, चल जाएगा, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक वाला फंडा अपनाते हैं, चल जाए, नहीं, कुछ जगह पे चलता है, कुछ जगह पे नहीं। सो डोंट इवन राइट के ऑटोक्रेटिक बुरा है या डेमोक्रेटिक अच्छा है या फ्री रेन अच्छा होता है। ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कहां पे किसकी नीड है, एंड CBSE इस बात को मान के चलता है। शायद कभी अपन इसको मेन फ्रेम में लेके नहीं आए, आज पहली बार लेके आ रहे हैं। फिर आता है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप और पार्टिसिपेटिव। यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे सुना जाता है, यहां पे आपकी बात जो आप रख रहे हैं उसको वेटेज दिया जाता है, भले ही फिर जो लीडर है वही फाइनल डिसीजन लेगा, बट स्टिल दे आर लिसनिंग टू यू। सो लीडर टेक्स डिसीजंस, मैंने वही बोला, लीडर ही डिसीजन लेगा इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉइज। यहां पे लेकिन एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन होगा, ओपिनियन मांगा जाएगा कि आप कैसा सोचते हैं। बट अगेन मैं बात वही कर रहा हूं, जहां पे स्टेक्स उतने हाई नहीं होंगे, एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन वेल एंड ओके, लेकिन जहां स्टेक्स बहुत हाई होते हैं वहां एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन कभी नहीं आता है। सो यहां पे डेलीगेट भी होगा, डिसेंट्रलाइज भी करी जाएगी अथॉरिटी। हाँ भाई छुट्टी पे चले जाओ, एक काम करो, तुम काम मत करो, तुम्हारी जगह हम किसी और को बुला लेते हैं, 2-4 दिन के लिए किसी और से काम करवा लेते हैं। वो पॉसिबल है जहां पे फिर वो उतने स्टेक्स नहीं लगे। स्टेक्स का मतलब समझो जहां पे इतना कुछ दाव पे नहीं लगा हुआ है। फिर लिसन टू सजेशन, सजेशंस को सुना जाता है, ग्रीवियांसेस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, उनको वेटेज दिया जाता है। आप बताइए क्या गलत जा रहे हैं, आप बताइए हम कहां गलत जा रहे हैं, क्या गलत हो रहा है बिजनेस के अंदर, ये सुना जाता है। लेकिन अगेन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, कहीं अथॉरिटेटिव बहुत अच्छा है, कहीं डेमोक्रेटिक बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों में से कोई गलत है, आई डोंट थिंक सो। मैं काफी सारे दोस्तों को देख रहा हूं जो आज के टाइम पे गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका आर्टिस्टिक काम है, उनका डिजाइनिंग का काम है,
एंड मैं उनको जब काम करते हुए देखता हूं तो वो लोग शायद जूम पे बैठे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं, या गूगल मीट पे बैठे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं, एंड अपना काम कंटिन्यूसली करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते रहते हैं। एंड जब मैं उनसे पूछता हूं लाइक वाई देयर इज नो वन टू लुक अपॉन यू कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई मैनेजर तुम्हारे साथ क्यों नहीं बैठा हुआ, कोई सुपरवाइजर क्यों नहीं बैठा हुआ, तब वो बताते यार हमें ना पूरी छूट मिली हुई है, हमारे साथ ये फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। मैंने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? वो बताते हैं बिकॉज कंपनी ने हमें हायर हमारे काम के लिए किया है, हमें जॉब पे हमारे काम के लिए रखा है, एंड दे नो हाउ वेल वी कैन डू आवर जॉब, एंड उस लेवल पे हमें सिर्फ टास्क दिए जाते हैं टू कंप्लीट, एंड कंपनी के पास वो एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं है कि दे विल बी वेस्टिंग ऑन टू लुक अपॉन आपका काम कैसे हो रहा है। हाँ, देयर विल बी डिफरेंट टीम्स जहां पे डिफरेंट लोग अलग चीजें कर रहे होंगे, हम कुछ अलग कर रहे हैं, बट हम खुद ही इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने एफर्ट्स, वो कहलाता है फ्री रेन, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपके काम की अथॉरिटी आपके पास है, आपके पास टास्क आ जाएंगे, यू हैव टू कंप्लीट द टास्क एंड यू हैव टू गिव इट टू द ऑर्गेनाइजेशन। देन लीडर अवॉइड्स पावर, लीडर यहां पे कोई नहीं है, सबको अपने जिम्मेदारी पता है, सबको अपना काम पता है, दे नो इफ दे विल वर्क दे विल बी इन द बिजनेस, इफ दे वोंट वर्क वो बिजनेस से चले जाएंगे। एंड लीडर्स सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब यहां पे लीडर का कितना काम है, सर काम हो गया, बस वहां पे उतना काम कर दिया जाएगा कि भैया लीडर से बोल दिया गया कि सर हमने अपना काम करके दे दिया है, ठीक है हो गया काम। सो यहां पे लीडर का काम क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह काम करना, ना कि इंस्ट्रक्शंस देना। हम ना कम्युनिकेशन को हमेशा गलत तरीके से समझते हुए आए हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। तुम जब भी केस स्टडीज देखते हो तुम्हें कम्युनिकेशन को लेकर क्या लगता है, एक इंसान ने दूसरे इंसान से बात की, कंप्लीटली फाइन, मैं समझ गया कि तुम क्या सोच रहे हो, बट दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक ने दूसरे से बात कर ली, बल्कि यहां पे साफ बोला गया, अगर तुम इसको पढ़ पा रहे होगे तो यू कैन क्लियरली सी, यहां पे बोला जा रहा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। यहां पे टू वे चीज होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ एक इंसान ने बोल दिया दूसरे ने सुन लिया ऐसे नहीं होता है, इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इन्फो और इंस्ट्रक्शंस। यहां मार्क्स लूज करते हो तुम। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, जहां हम एक दूसरे को सही मानते हुए चलते हैं, जहां हम ये समझते हैं कि अगर कोई किसी से कुछ बोल रहा है इट हैज अ मीनिंग। ऐसा नहीं मान के चलते कि अरे बोल दिया ठीक है एक कान से सुन लिया ना, दैट इज कम्युनिकेशन। नो, ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन को समझो, कम्युनिकेशन को जानो कि कम्युनिकेशन कहना क्या चाहता है। इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। आपका ओपिनियन मैटर करता है सर, मेरा भी ओपिनियन मैटर करता है, दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज। सो इट इज बिटवीन टू और मोर पर्संस ऑफ डिफरेंट मीन्स। यहां पे दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है जो अलग अलग काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। कम्युनिकेशन प्रोसेस ना बड़े सिंपल तरीके से काम करता है। पहला बोलता है थिंकिंग प्रोसेस करो। थिंकिंग प्रोसेस में क्या बोला, सेंडर ये सोचेगा कि आइडिया और मैसेज क्या है जो कन्वे करना है। आइडिया सोच लिया तुमने, तुम्हारे दिमाग में आ गया, नाउ यू विल थिंक कि कैसे करना है। जैसे मम्मी पापा जब परेड लेने बैठते हैं तो बेटा वो सामने बैठा के तुमसे बात करेंगे, या पापा का फोन आ जाएगा तुमसे बात कर लेंगे, या बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो वो एनकोड करने का तरीका होता है सेंडर कन्वर्ट आइडिया इनटू लैंग्वेज। वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा कि कैसे बात की जाए, और कम्युनिकेशन सिंबल्स में कन्वर्ट करेगा जैसे भी वो कम्युनिकेट करना चाहता है। कई लोग काफी इजी वे में कन्वे कर देते हैं, काफी लोग काफी हार्श लैंग्वेज में कन्वे करते हैं। अब यहीं पे आगे बात आ जाती है कि ट्रांसमिशन। सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज यूजिंग डिफरेंट वेज एंड मीडियाज। देखो यार, जब भी फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है तो पूरा काम ऐसे ही करा जाता है। फॉर्मूला 1 रेसिंग में अगर ड्राइवर बीच रेसिंग में है और एकदम से बारिश चालू हो जाए तो ऐसा नहीं होता कि बस हाँ बात चालू कर दी भाई बारिश होने वाली, टायर वायर चेंज हो जाएंगे क्या, नहीं। वेट टायर वेट टायर वेट टायर, बस इतना बोला। तुम समझ रहे हो यहां पे क्या हुआ, उसको एकदम से दिखा, टोटो को दिखा कि बारिश हो रही है, उसने दिमाग में लाया कि उसको वो चीज भेजनी है किस तक, लुइस हैमिल्टन तक जो फॉर्मूला 1 अभी रेस कर रहा है। तो उसने एनकोड किया एंड वेट टायर वेट टायर वेट टायर, बस इतना बोला और वो आइडिया कम्युनिकेट हो गया। यानी यहां पे ट्रांसमिशन कर दिया गया ऑडियो के थ्रू ताकि मैसेज पहुंच जाए और ज्यादा बोलने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि सामने वाला में भी फोकस लूज कर सकता है। एंड यहां पे डिकोड कैसे किया गया कि भैया वहां पिट में जाना पड़ेगा, पिट स्टॉप लेना पड़ेगा, मतलब उस क्रू के पास जाना पड़ेगा जहां वो चारों टायर तुरंत के तुरंत चेंज करेंगे। तो यहां पे फटाफट डिकोडिंग हुई, मैसेज को समझा गया एंड फाइनली उस पर डिसीजन लिया गया कि भैया फीडबैक दे दिया, ओके कमिंग ओके कमिंग ओके कमिंग, ऐसे करके फीडबैक दिया गया एंड फाइनली कम्युनिकेशन, माफी चाहूंगा, फाइनली कम्युनिकेशन तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ, वहां पे रिस्पॉन्ड करके। मैंने कहा था ना रिस्पॉन्स बहुत जरूरी हो जाता है, सो फीडबैक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूरा सर्कुलर प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया। लाइक द मोटो वाज चेंजिंग द टायर्स एज पर वेट टेरेन, और उसको पूरे प्रोसेस में ढाला गया और तुरंत की तुरंत पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ जो मैंने अभी प्रोसेस तुम्हें 2 मिनट पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस का बताया, जितना भी मैंने पूरा बताया, दैट वाज द प्राइम एग्जांपल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहां पे क्या हुआ, ऑफिशियल कम्युनिकेशन था,
ऑफिशियल जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वगैरह बिटवीन पीपल ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर, यहां पे ऑफिशियल रिलेशन था, वहां पे बात मानना जरूरी थी। ऑल्दो दे कैन इंटरैक्ट, मतलब मान सकते नहीं मान सकते, एक लैप और लेना वहां लुइस हैमिल्टन के हाथ में था, बट अगेन यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट कि यहां पे ऑफिशियली वो चीज ट्रांसमिट की गई और वो सामने वाले ने रिसीव की, टेक्स प्लेस इन रिटन फॉर्म। नाउ एग्जैक्टली मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि बाबा जी आप बोलोगे कि ये तो ओरली कन्वे हो गया, रिटन में कैसे आता है? वहां पे एक बंदा बैठता है और पूरा ये जो रिकॉर्डिंग होती है उसका प्रिंटेड फॉर्म निकाला जाता है, सो दैट हमारे पास हमेशा डॉक्यूमेंटेशन रहे कि रेस के बीच में कितना क्या पूरा कॉन्वर्सेशन किया गया है। तो इसको हमेशा रिटन फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। एवरी सिंगल डिसीजन एट व्हाट मिनट एंड सेकंड इट हैज बीन टेकन, उसको प्रिंटेड फॉर्म में उतारा जाता है। सो इश्यूज अ नोटिस, लेटर, मेमो या डॉक्यूमेंट उसमें स्टोर करके रख लिया जाता है। दैट इज व्हाट फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, सो दैट देयर इज ऑलवेज अ प्रूफ कि ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन हुआ भी था। अब यार देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशंस के अगर तुम फीचर पूछो, मैं तुम्हें ऑलरेडी सारी चीजें समझा चुका हूं, बट ठीक है एक बार समराइज कर देता हूं। पहली चीज तो गोल ओरिएंटेड हो गया, तुम लोग भी जानते हो कि व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल कम्युनिकेशन सारी की सारी चीजें गोल्स के लिए की जाती हैं, जो अपने टारगेट दिमाग में बिठा के रखा है। लीडर हो ना तो समझ जाओ कि गोल दिमाग में हो गई होगा। फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत सिस्टमैटिक होता है, ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्केलर चेन। जो स्केलर चेन है, जो ऑर्डरली चेन है, उसी के थ्रू कम्युनिकेशन होगा एंड बहुत सिस्टमैटिक होगा, बहुत ऑर्डरली होगा, बहुत प्रोफेशनल होगा। फिर मेरे भाइयों आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो जहां से इंफॉर्मेशन आएगी वो फॉर्मली फ्रेम की गई है, टेक्निकली फ्रेम की गई है, एक ऑर्डर में है। तो अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी होती है तो सोर्स ऑफ इन्फो को ट्रेस किया जा सकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है कि इसको बोला गया था, काम पूरा नहीं हुआ है। एंड फिर आता है इम्पर्सनल, ऑल द इन्फो इज पास्ड इन इम्पर्सनल मैनर। दैट मीन्स आपका कोई उसमें पर्सनल एजेंडा इन्वॉल्व नहीं होगा, आपकी कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होंगी, जो होगा फुल्ली प्रोफेशनल होगा। एंड लास्टली मे भी हो सकता है डिले इन्फॉर्मेशन होता है, बट काइंड ऑफ फीचर है तो मेरा बताना यहाँ पे मैटर कर जाता है कि यस स्केलर चेन जब फॉलो करते हो तो इंफॉर्मेशन क्विकली फ्लो नहीं हो सकती है। समटाइम्स इट टेक्स टाइम बिकॉज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एंड यू नो जो सबसे नीचे बैठा हुआ सबऑर्डिनेट है उस तक आने में मे बी वो इंफॉर्मेशन डिले हो जाए। नाउ दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन जिसमें एक होता है डाउनवर्ड और दूसरा होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। दोनों को बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं। फॉर्मूला 1 रेसिंग के दौरान, ये जो फॉर्मूला 1 रेसिंग का मैंने तुम्हें इतना एग्जांपल दिया है, पूरा का पूरा चैप्टर इस पर डिपेंडेंट है। इस रेसिंग के दौरान मान लेते हैं अगर जो कोच बैठा हुआ है, टोटो वुल्फ बैठा हुआ है, अगर उसको ल्यूइस हैमिल्टन को कुछ भी कन्वे करना है, चेंज टायर्स, वेट टायर्स जो मैंने बताया, वो क्या होगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। यानी यहां पे क्या हुआ, जो कोच था उसने ल्यूइस हैमिल्टन को बताया कि ऐसा करो, these are the instructions, I am the manager, I am the CEO, I know what is better at the present situation, present scenario, मैं जानता हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। that is downward, from superior coming to subordinate। एंड जब अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात आती है मेरे भाइयों, यहां पे क्या होगा, मान लो ल्यूइस हैमिल्टन को लगा देयर इज सम प्रॉब्लम विद द कार, द फॉर्मूला 1 रेसिंग कार, कोई प्रॉब्लम है, मे बी द ओपोनेंट इज गेटिंग टू एग्रेसिव विथ हिम, मे बी ही नीड्स टू टेक ओवरटेक, मे बी ही नीड्स टू चेंज द स्ट्रैटेजी या कुछ भी। तो ल्यूइस हैमिल्टन पहले ये चीज किसको कन्वे करेगा? अपने मैनेजर को, अपने सीईओ को, दैट इज टोटो। क्यों करेगा? बिकॉज मैनेजर विल अल्टीमेटली टेक द डिसीजन। वहां पे लुइस हैमिल्टन हर चीज नहीं ले सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता है। सो कंसिस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो गया, ओपिनियन उसका क्या है, ग्रीवियंसेस या शिकायतें क्या हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो बताते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन में कौन बताता है? सबऑर्डिनेट सुपीरियर को। और डाउनवर्ड में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जहां पे कोई डिसीजन लेना है, कोई बड़ा मैटर है। नाउ फिर आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? बिटवीन 2 और मोर पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, दोनों की सिमिलर लेवल ऑफ अथॉरिटी है, अगर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ले रिलेटेड टू एनी डिसीजन नीडेड टू बी टेकन, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, अगर वो एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन फिर मैं आता हूं मेरे भाइयों, डायगोनल कम्युनिकेशन। अब ये समझने के लिए तुम्हें एक परफेक्ट एग्जांपल अगेन मैं दूंगा, आई एम सो सॉरी, बट वो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि भैया ये वीडियो एंड करके ना तुम फॉर्मूला 1 की रिसर्च चालू कर दो। सो यहां पे क्या होगा कि जो टोटो है वो बात करेगा एंजेलिना से। एंजेलिना कलन कौन है? जो ट्रेन करती है ल्यूइस हैमिल्टन को। तो नाउ यहां पे सोचेगा टोटो कि चलो एक काम करते हैं, एंजेलिना कलन तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, बट उसमें क्या हो सकता है, मे बी डिले इन डिसीजन मेकिंग हो सकता है। तो टोटो क्या करेगा? डायरेक्टली ल्यूइस हैमिल्टन से बात कर लेगा, सो दैट कोई भी कम्युनिकेशन में डिले ना हो। तो यहां पे क्या हुआ, दो अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं,
बट दोनों सेम लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं, मे बी एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, दोनों अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, बट बिकॉज एट द टाइम फॉर द टाइम ये डायगोनल कम्युनिकेशन जरूरी हो जाता है टू गेट द वर्क डन, टू गेट द थिंग्स डन, वो उसी टाइम पे कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। ये कभी किया जाता है जब इंपॉर्टेंट होता है और काम को डिले नहीं किया जा सकता, या इंफॉर्मेशन के फ्लो को, ध्यान देना, इंफॉर्मेशन के फ्लो को डिले नहीं किया जा सकता है ना। भाई देखो यार, सब लोग सोशल बीइंग होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी वो इनफॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश ना हो, वो हंसी मजाक कभी ना हो। इट कैन हैपन अल्टीमेटली बिकॉज आप साथ में काम कर रहे हो, तो उस टाइप का जो बॉन्ड आप शेयर करते हो उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है, मतलब बियॉन्ड वर्क इसको बोला जाता है। सो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर, सोशल इंटरेक्शन कहलाता है, फ्रेंडली टॉक्स हो जाती है इसके अंदर, कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई पाथ नहीं होता फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का, बस एक दूसरे से एक जनरल तरीके से बात की जाती है। एक बार क्विकली ब्रश अप करते हैं कि अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो उसके फीचर्स क्या होंगे। पहली चीज तो फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, दिमागी तौर पे अच्छा लगे, सोशल एनिमल हो तो वहां पे इंटरेक्शन हो जाए, वो जरूरी है। सो एम्प्लॉइज डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड गेट सोशल सेटिस्फैक्शन। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता हूं मेरे भाइयों, जरा वो भी देख लो। फास्ट होता है, दैट मींस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज फास्ट, बड़ी जल्दी जल्दी यहां की बात वहां कर दी जाती है, बहुत ही जल्दी जल्दी काम होता है ये। फिर आता है रूमर्स यहां से बहुत स्प्रेड होते हैं। जब भी क्या होता है, जैसे अब आप सेम लेवल ऑफ वर्किंग में हो, मे भी हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के किसी बंदे के साथ बैठ गए हो एंड उनके बीच में डिस्कशन चालू हो गया हो, एंड फार्मूला 1 में ये बहुत ज़्यादा होता है। सुना है कि आपका जो रेसर है वो दूसरी टीम ज्वाइन करने वाला है, तुम्हारा रेसर किसी और की टीम ज्वाइन करने वाला है, आपका एज अ रेसर तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। इस तरह के रूमर्स कैसे बढ़ते हैं जब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है, बिकॉज अगर फॉर्मल होगा तो स्ट्रिक्टली देयर इज अ नो कि आप ऐसी बात तो कर नहीं सकते। सो ऐसे रूमर्स जो होते हैं, ऐसी बातें जो होती हैं, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से अराइज होती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं की कहीं चली जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। अब तुम पूछोगे डिस्टॉर्ट होने का मतलब क्या, बात कछु और थी, नाले में मच्छी या मगरमच्छ नहीं, अब वही अब देखो हो गई ना डिस्टॉर्ट, सांप निकला था, पहुंच गया मगरमच्छ तक भैया, मतलब दूसरे गांव तक न्यूज पहुंच गई कि सांप था नाली में, पहुंच के गया मगरमच्छ निकला था नाली। तो ये कैसे होता है, डिस्टॉर्ट होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कारण। एंड हाँ, इंफॉर्मेशन कई बार कॉन्फिडेंशियल जो होती है वो लीक हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कारण। कई बार तुमने सोचा चलो बतौली मार देते 2-4, है ना, और पॉसिबल तो है नहीं यार कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए, तो तुमने उठाया, तुमने बत्ती में बोल दिया, पार्टी वार्टी में थे तुमने सोचा क्या ही होगा, जैसे ज्यादा बोल दिया तुमने। तो यहां पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, एंड कई बार पकड़ में भी नहीं आती है कि वो इंफॉर्मेशन कहां से लीक हुई है। एंड अल्टीमेटली ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, इस चैप्टर को इतना डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। हर चैप्टर कोई ना कोई इंस्पिरेशन देता है, इस चैप्टर ने भी तुम्हें इंस्पिरेशन दी ही होगी लाइफ में कुछ अलग ही बड़े लेवल पे अचीव करने के लिए। तो मेरे भाइयों, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।